नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम विकसित भारत 2047 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़े और विकसित भारत 2047 ऐप लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें युवाओं के सुझाव बहुत जरूरी हैं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। विकसित भारत 2047 के तहत भारत के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों व शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़े। वहीं राजभवन देहरादून से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली तौर पर जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित करने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने का संपूर्ण जो अभियान है, उसमें समस्त देश को जहां सहभागी बनना है, वहीं शिक्षा जगत के जो हमारे शिक्षाविद हैं, कुलपतिगण हैं, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सबसे बड़ा योगदान देना है, उन सबको सहभागी होते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, उस यात्रा को पूरा करना है। और ये यात्रा हमारी तभी पूरी होगी जब संपूर्ण देश के लोगों का इसमें योगदान होगा, सहभाग होगा, और सब लोग जब एक दिशा में चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्प भारत यात्रा, जो कि 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो पूरा होगा। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र के अंदर में जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, हर एक राज्य के वाइस चांसलर यूथ्स को और एजुकेशन से जुड़े हुए हर एक संस्था को एड्रेस किया। और आज का जो मकसद था वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 का खास मुद्दा था, जिसके अंदर में आइडियाज फॉर द विजन के बारे में बात की। टारगेट था हमारे यूथ और रिक्वेस्ट थी हर एक शिक्षक को कि किस प्रकार विकसित भारत का निर्माण करना है। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईआईटी, एनआईटी के डायरेक्टर और राज्यपालों से और शिक्षा मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल जो है विकसित भारत योजना सामने रखी है। और मैं कह सकता हूं कि जो 2047 का टारगेट है प्रधानमंत्री जी का और हम सबका, कि विकसित भारत बनाना है, उसमें विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होगी। हम अपने प्रदेश में 35 सेमिनार रखने जा रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में एक, और हर विश्वविद्यालय को 10-10 टारगेट दे रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोग हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेगा, और मैं कह सकता हूं कि आज हर विश्वविद्यालय 2-2 गांव गोद लेके वहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, वहाँ पे साक्षरता अभियान है, इस पे लगे हुए हैं। इधर देहरादून के एक निजी होटल में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में तमाम अनुसूचित जाति से जुड़े लोग भी सम्मेलन में मौजूद रहे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के अनुसार इस प्रकार के जन सम्मेलन जनता तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस प्रकार के सम्मेलन आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास व अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य मौजूद रहे। देखिए, अनुसूचित जाति समाज के जो जनप्रतिनिधियों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो अनुसूचित जाति को कहीं न कहीं जोड़ने और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और ये निरंतर हमारा कोई लोकसभा को लेकर के कोई परिचर्चा नहीं है, ये हमारा एक जनजागरण का हमारा कार्य है जो निरंतर संगठन से चलते रहता है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के तत्वाधान में अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का एक विशाल सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन आज यहाँ गढ़वाल संभाग का हुआ है। इससे पूर्व में 2 दिसंबर को कुमाऊं संभाग का भी ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस सम्मेलन का नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है, और इतने सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको, उनके साथ जो उनका जितने वरिष्ठ हैं, मेरे कनिष्ठ हैं, उनके साथ जिस ऊर्जा के साथ जो ये सम्मेलन संपन्न हुआ है, यहाँ से हर कोई एक नई ऊर्जा का संचार लेकर के जा रहा है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय महेंद्र भट्ट जी,
हमारा जो प्रांत नेतृत्व है, ये सारे लोगों ने मिलकर के जिस तरीके से इस अनुसूचित जाति के सम्मेलन को एक समरसता भाव के साथ इसको निभाया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त। इधर पीआरडी के स्थापना दिवस पर आज रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली और इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री ने ड्यूटी के दौरान हुई पीआरडी के जवानों की मौत के बाद परिवारीजनों को चेक भी वितरित किए। वहीं पीआरडी को अपना लोगो यानी निशान चिन्ह भी मिल गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में पीआरडी के जवानों का अहम योगदान रहा है, चाहे वो आपदा हो, चारधाम यात्रा हो या फिर कांवड़ यात्रा हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिलक्यारा टनल हादसे में भी पीआरडी के जवान डटे रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि 2 वर्ष पर गर्म वर्दी और सामान्य वर्दी दी जाएगी। परीक्षण या पूर्व प्रशिक्षण की दर है 1500 से बढ़ाकर 2500 की गई है। साथ ही 200 रुपए धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा और आपदा में तैनात जो मानदेय होगा उसके ऊपर 50 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा। अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रत्येक 2 वर्ष पर एक गर्म वर्दी और एक सामान्य वर्दी विभाग द्वारा दी जाएगी। पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण के समय दी जाने वाली वर्दी की दर 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की जाएगी। सभी पंजीकृत ड्यूटी पर तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को होमगार्ड स्वयंसेवकों की भांति 200 रुपये प्रति माह ड्यूटी दिवस के अनुमानित में धुलाई भत्ता भी दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर एवं न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हल्का सरदार का जो मासिक मानदेय है उसको क्रमशः 600 रुपये एवं 300 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपये एवं 500 रुपये किया जाएगा। आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी स्वयंसेवकों को 50 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उत्तराखंड भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद दतूड़ी ने जनपद चमोली में समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, जनपद समीक्षा, विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को कन्वर्जेंसन के माध्यम से विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि विकास एक क्रमिक तथा निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। गत वर्षों में किए गए कार्यों का आकलन करते हुए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव भी तैयार किया जाए। इन जिलों में सचिव स्तर के अधिकारी या उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखते हैं, जाते हैं। जिलों में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो अच्छा है। जिले में अभी आपके सीडीओ नए आए हैं, तो इनसे बड़ा विश्वास है हमको कि अच्छा काम करेंगे। और कुछ विभागों ने अच्छा काम किया, कुछ विभागों में काम करने की जरूरत है। रेडा में कम हो रहा है अभी काम, जो कि इसको बहुत है, क्योंकि खेती हो नहीं रही है गांव में, तो इसलिए ग्रीन एनर्जी की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। तो उसमें काम करने की जरूरत है। और भी मत्स्य पालन में अभी और काम करने की जिले वालों ने, मुझे जिले के अधिकारियों ने कहा है कि करेंगे और कन्वर्जेंस करेंगे विभिन्न विभाग की योजनाओं। इधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने से भगवान बिरसा मुंडा के सपनों के साकार होने का बल मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और वो उसे विधानसभा में भी प्रचार करने गए थे, जहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जहां जहां भी प्रचार किए हैं वहां पार्टी को जीत मिली है। पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के भेजा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कुनकुरी में मैं गया विधानसभा क्षेत्र में, वहां के जो प्रत्याशी विष्णुदेव सहाय हैं वो वहां के सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं।
तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद जो दूसरे जो बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक अरुण साहू बने हैं, उनकी सारणी के अंदर उनके क्षेत्र में मैं गया था, और विजय शर्मा जी बने हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके बिरसा मुंडा जी की ये संकल्प को हमारे प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इधर तीनों राज्यों में बीजेपी मोदी की गारंटी की वजह से जीती, जिसमें गैस के सिलेंडर के दामों में कमी का भी वादा किया गया। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी रहे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीएम मोदी से उत्तराखंड को भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी देने की मांग की है। उनके अनुसार जब मोदी इन राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर सकते हैं, तो फिर उत्तराखंड की जनता का क्या कसूर है। अब उन्हें मोदी की गारंटी का 2027 के विधानसभा चुनावों तक का इंतजार करना होगा क्या? कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, महिला को हम 1000 रुपया जो देंगे, और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई है जिसको मोदी की गारंटी के रूप में कहा गया, और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी इसको स्वीकार किया गया। इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना या मिजोरम के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। और देश का प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में ये कहे कि इस राज्य को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों ना मिले? क्या हमको तब मिलेगा जब 2027 का चुनाव होगा? तो भाई ये प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके की बात मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। प्रधानमंत्री देश के परिप्रेक्ष्य में बात करता है, देश के परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए थी, जो नदारत थी जो दिखाई नहीं दी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि ये फैसला केंद्र सरकार का देश हित का फैसला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के लिए गए निर्णय सही निर्णय है और इस निर्णय में आमजनों में प्रसन्नता है। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण हलदार ने कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। कोर्ट का स्वागत है कि कोर्ट ने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है, उसका भी स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम आज उधम सिंह नगर और हमारा काशीपुर जिला में जिला उपाध्यक्ष होने के नाते इस फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि आपने जो फैसला सुनाया, पूरा देश इस फैसला से गर्वित है, स्वागत करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 370 हटाने के एक खुशी की लहर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वहाँ के जनता बहुत खुश है और मोदी जी का फैसला, अमित शाह का फैसला का स्वागत कर रही है। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जी आने वाला चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है। और लाल चौक में जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा जाता है, आज कई दिनों से ऐसा हमेशा ये समाचार आ रहा है कि वहाँ पे भी तिरंगा झंडा जब से 370 हटा है तब से वहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा जा रहा है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड परिवहन विभाग गली मोहल्लों तक ऑटो पहुंचाने की योजना बना रहा है और उसके लिए गढ़वाल आयुक्त 23 दिसंबर को देहरादून संभाग आरटीए की बैठक लेंगे और इसमें वो परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के नए प्रस्तावों पर भी सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि विभाग की पुरानी तमाम योजनाएं धरातल पर अब तक नहीं उतरी हैं। संभागीय बैठक में जो योजना प्रस्तावों का अमली जामा पहनेगी, वैसी ही एक पुरानी योजना अब तक अमल में नहीं आई। उस योजना के अंतर्गत बसों और दूसरी गाड़ियों के स्टॉपेज की जियो टैगिंग करके यात्रियों को ऐप आधारित सुविधा देनी थी। मालूम हो कि स्टॉपेज की जियो टैगिंग अभी तक नहीं हो पाई और इसके बावजूद अब योजना है ऑटो ई रिक्शा विक्रम की बुकिंग ऐप के जरिए हो सकेगी। ऐप से लोग अपने दरवाजे पर ऑटो विक्रम बुला सकेंगे। परिवहन विभाग इस बार की बैठक में नए प्रस्ताव लेकर आ रहा है जिसमें ऐप के जरिए ऑटो रिक्शा विक्रम की बुकिंग शामिल है। विभाग ने बैठक से पहले आम लोगों और संगठनों से व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इधर नाराज किसानों ने लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। किसानों ने पर्चियों में धांधली का आरोप भी लगाया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पर्ची में धांधली और जल्दी ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी किसानों के साथ लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति पहुंचे और समिति की तालेबंदी कर दी। संजय चौधरी ने कहा कि पर्चियों में धांधली की जा रही है, पैसे आने के बावजूद भी किसानों को नहीं दिया
जा रहा है और ना ही गन्ने का मूल्य घोषित किया जा रहा है। यदि जल्दी ही किसानों की समस्या दूर नहीं हुई तो हजारों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम धरने पर नहीं बैठे, हमने यहाँ तालाबंदी कर रखी है। क्या है मामला बड़ा घोटाला है। एक तो किसी किसान के जो पैसे में, ये तो इतना बड़ा घोटाला है जो किसी किसान 4 पर्ची आई, 2 के पैसे आ गए, 2 के आए नहीं। मील बदल ले लिए पूरे पैसे, और ये इन्होंने भेजे नहीं। इन्होंने जो एजेंसी को दे रखा है ठेका में, बेईमान हो वो एजेंसी का। ये आदमी वो खराब है बिल्कुल, ना वो किसानों की बात सुनता। अजय कोई तो गलत आदमी ठेका दे दिया। यूपी में प्रणाली ठीक चल रही है, यहाँ पर कभी इस तरह की नहीं मत रोज कैलेंडर बदल दे। तो ये पर्चों में भी धांधली हो रही, पर कभी धांधली हुई जिससे जो सप्लायर किसान हो परेशान हो जा और माफिया का गन्ना बिक जा। इस तरह का मामला पेमेंट नहीं आ रहा। सिर्फ 2 मुद्दे, गन्ने का रेट नहीं घोषित हो रहा। 400 रुपये गज रेट है गन्ने का, वो पंजाब में रेट, और पंजाब तो ऊपर होता उत्तराखंड का रेट। तो सरकार भी खा रही और ये क्या नाम से सोसाइटी वाले खा रहे। खबर चमोली जिले की है, जहां गोचर के ऐतिहासिक खेल मैदान में आज से जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 11 से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में खो खो, कबड्डी, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो, एथलेटिक्स सहित तमाम खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और जिनमें 9 विकास खंडों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी दीपक बिस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर तक चलने वाले खेल महाकुंभ में 9 ब्लॉक्स के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। जनपद स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का उन्हें मौका मिलेगा। वहीं खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आज हमारी अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 के एथलीट की प्रतियोगिता चल रही है और ये लगातार 19 तारीख तक चलती रहेंगी। आज हमारी अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 की बालक वर्ग की एथलीट की प्रतियोगिताएं हैं और उसके बाद हमारी अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 की बालक की उसकी बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। इधर हरिद्वार में पॉट टैक्सी को लेकर प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक फिर से बेनतीजा रही। श्री गंगा सभा के साथ ही सभी व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारियों ने पॉट टैक्सी के रूट को लेकर विरोध दर्ज कराया और जिलाधिकारी के सामने पॉट टैक्सी के रूट को बदलने की मांग रखी। व्यापारियों और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने आरोप भी लगाया कि पॉट टैक्सी का रूट बनाने वाले मेट्रो कॉर्पोरेशन कंपनी ने उन्हें विश्वास में लिए बगैर रूट बना दिया। यदि कंपनी द्वारा बनाए गए रूट पर पिलर लगाए गए तो बड़ी परेशानी होगी। छोटी सड़कों पर पॉट टैक्सी के पिलर लगाने से क्राउड मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और व्यापारियों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। लिहाजा जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरयाल ने सभी व्यापारियों की बात को सुना और एक कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान करने की बात कही। आपको बता दें कि हरिद्वार में पॉट टैक्सी संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया था, मगर हरिद्वार के व्यापारी पॉट टैक्सी के रूट को लेकर विरोध कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। कुछ वक्त पहले देहरादून की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर प्रशासन गाज गिराते हुए नजर आया था। हालांकि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रशासन की ये कार्यवाही ढीली नजर आई, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो अधिकारी नामित किए गए थे वो अपना कार्यभार संभालेंगे और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम करेंगे। युवाओं को प्रतिभावान और स्वावलंबी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के तहत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं का चयन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना और स्वावलंबी बनाना है। दरअसल पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम में मंगलौर के राष्ट्रीय नेहरू इंटर कॉलेज में युवा बालक और बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति और लोकगीत को लेकर भी युवाओं ने अपनी प्रतिभा से प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी मुकेश भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यूथ फेस्टिवल के नाम से एक अहम कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें भारत और उत्तराखंड की जो भी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसी को उभारने के लिए समय समय पर ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर मकर संक्रांति के दिन से आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले 2024 की तैयारी में नगर पालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर जुट गया है। उत्तरायणी मेला 2024 के आयोजन को लेकर नगर पालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने कमर कस ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए हयात सिंह परिहार का कहना है कि उत्तरायणी मेले की तैयारी में रंग रोगन, अस्थायी घाटों का निर्माण, सफाई व्यवस्था के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नए कार्यों में 106 टेंडर्स में बॉन्ड की प्रक्रिया चल रही है। स्वच्छता अभियान को बागेश्वर नगर के हर वार्ड्स में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नगर पालिका बागेश्वर हर वार्ड तक स्वच्छता अभियान नहीं चला पाएगी तो हयात सिंह परिहार अपने पद से इस्तीफा देंगे। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।